994 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। 250 संपत्तियां तो एएसआई की ऐतिहासिक इमारतें हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर फिरोजशाह कोटला तक कई संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है। अभी महाराष्ट्र के लातूर से खबर आई है कि किसानों की 300 एकड़ ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है और नोटिस भेज दिया है, जबकि ये ज़मीन किसानों की पुश्तैनी है। वक्फ के अवैध कब्जों और दावों के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर हैं और लगातार वक्फ पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। वक्फ की शक्तियों को कम करने के लिए ही सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। फिलहाल ये बिल जेपीसी के पास है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा तो हर ऐतिहासिक प्रॉपर्टी ऐसा हुआ कि अगर उस पर अंकुश नहीं लग पाया तो जो सारी ऐतिहासिक प्रॉपर्टी हैं उस पर वक्फ अपना दावा ठोकता रहेगा। आखिर वक्फ के कब्जे में एएसआई की संपत्तियां जो हैं उसे छुड़ाने का रास्ता क्या है? इस मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वक्फ बोर्ड के नोटिस पर लातूर के किसानों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम खेती करते हैं। मेरे को 6 एकड़ जमीन है। वक्त बोल रहे हैं, कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। तो आपने किसानों का जो बात है वो सुनी। लातूर में किसानों की ज़मीनों पर वक्फ के नोटिस पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के तलेगांव में जो किसानों को नोटिस देने की खबर चल रही है, उस खबर में सच्चाई नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने भेजी है। वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई नोटिस हमने किसानों को भेजी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता में हमें ये पता चला है कि वो नोटिसेस उनको वक्फ ट्रिब्यूनल में किसी व्यक्ति ने दावा दाखिल करने के अगेंस्ट में नोटिसेस उनको इशू हुए। तो वक्फ के दावों और उससे किस तरह से जो लोग पीड़ित हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ महंत रामदूत दास हिंदू धर्मगुरु हैं। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, इतिहासकार हैं। हाजी नाजिम खान प्रवक्ता पीसी पार्टी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और महंत रामदूत दास जो हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल जी, ये जो वक्फ का पूरा इशू उठ रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? वक्फ की बार बार निकल के आता है कि वक्फ ने इस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमा दिया, आपने उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमा दिया। बार बार ये बात होती है कि 2013 में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जो एक्ट है उसमें जो बदलाव किए गए, उससे वक्फ की जो ताकतें बढ़ी, उससे और ये जो मामला है संगीन हो गया है। और वक्फ के जो ट्राइब्यूनल है उसके फैसलों पर जो है कोई आगे अपील करने का या फिर उससे निजात पाने का कोई जरिया नजर नहीं आता। आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात यह है कि अगर किसी धर्म के अंदर ये कोई प्रावधान है कि उस धर्म के लोगों की अपनी अगर कुछ संपत्ति है और वो उनके बाद में उस समुदाय के उद्धार के लिए खर्च की जा सकती है, उनकी पढ़ाई के लिए खर्च की जा सकती है, बीमारी दूर करने को, अस्पताल बनाने को खर्च कर दी जा सकती है, तो मैं समझता हूँ किसी भी धर्म के अंदर ये एक बड़ा अच्छा प्रावधान देने का। लेकिन अब सवाल क्या होता है कि समाज के अंदर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो इस प्रावधान को अपना निजी फायदा बनाने के लिए और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मैं अभी देख रहा था कि जितनी वक्त के पास संपत्ति है और जो उसकी राशि वगैरह बताई जा रही है, अगर वो सही है तो उस पैसे का इस्तेमाल, अगर जो ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिम समुदाय में गरीबी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो गरीबी गायब हो जाएगी। अगर उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए स्कूल खोलने के लिए तो अशिक्षा गायब हो जाएगी। अगर उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए कि अस्पताल बनाए जाने के लिए तो बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किस चीज़ में हो रहा है। ये तो एक पहलू है इस चीज़ का। दूसरी बात एक आती है, मैं आपको बताऊं कि अक्सर डिबेट्स में और कई लोग प्रवक्ता जो हैं एक को 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं कि साहब वो 47 को स्टेटस को मान लिया जाए
और उसके बाद में किसी भी उसको ना माना जाए। तो मैंने एक प्रवक्ता साहब से पूछा, मैं कहा बिल्कुल ठीक है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि 1991 को हमने मान लिया, लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि वक्फ पे भी तो रोक होना चाहिए कि वक्फ आज भी जिस पे उंगली उठा दे, या जैसे अब इन्होंने वो सफाई देते हुए कहा कि साहब वो किसी ने ट्रिब्यूनल में फाइल कर दिया कि तो वक्फ की है, उस पर नोटिस चला गया, तो उस पर कोई रोक नहीं है। फिर एक सवाल देखिए बड़ा अजीब उठता है ये तय करने का। इतिहास थोड़ा बहुत जानता हूँ, 44-45 साल पढ़ाया भी है, रिसर्च भी की है, कि इसको हम पुश्तैनी कितना पीछे ले जा सकते हैं, क्योंकि हुकूमतें बदलती रही, रजवाड़े बदलते रहे, बादशाह बदलते रहे। एक बादशाह आके एक को एक गांव की जमींदारी देता था, सूबेदारी देता था, मनसबदारी देता था, दूसरा बादशाह उसको हटा के किसी और परिवार को दे देता था। अब वो उस झगड़े में आकर के आप उस परिवार को मिल गई तो वो भी उस समय की हुकूमत ने किया, तो अब कौन सी हुकूमत पे कौन सी किसकी मलकियत क्या मानी जाएगी, ये बहुत गहरे सवाल है। मेरा ये मानना है, जैसे आपने कहा कि जो मैं देख रहा हूं इस वक्फ एक्ट को, मैं इस एक्ट को वक्फ को ख़त्म करने के लिए नहीं देख रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर उस एक्ट के अंदर कुछ खामियां हैं, क्योंकि पहली बार तो शायद अमेंडमेंट नहीं हो रहा है इसके ऊपर, पहले भी हुए हैं अमेंडमेंट, पहले भी अमेंडमेंट, अगर कुछ खामियां हैं तो उसमें भी जाए उसको हिंदू मुस्लिम बनाने के या उसको झगड़ा करने के, तमाम मुस्लिम लोगों ने भी मुकदमे कर रखे हैं, वर्ग के ऊपर मुकदमेबाजी चल रही है। अरे भाई छोड़िए, आप हिंदुओं को एक तरफ छोड़ दीजिए, आप मुस्लिम ही आपस में बैठ करके तय कर लीजिए कि फिर ये मुकदमे वक्फ के ऊपर क्यों चल रहे हैं। मुसलमानों के अंदर ही एक ग्रुप जो है वक्फ के लिए एक बात क्यों कह रहा है, दूसरा क्यों कह रहा है, उस वक्त एक स्वागत कर रहा है, एक दूसरा क्यों कर रहा है। अगर आप केवल उसे अपने ही धर्म की बात मानते हैं तो छोड़िए, हिंदुओं को अलग छोड़ दीजिए एक बार को, पार्लियामेंट को अलग छोड़ दीजिए एक बार को, आप अपने यहाँ ही बैठ के इस चीज को तय कर लीजिए कि क्या चीज वहीं आप लोगों में वो नहीं है कि क्या चीज, क्योंकि हर चीज को अब हिंदू मुस्लिम बना के या सियासत की वो बना करके देखा जा रहा है। हाजी नजीम खान साहब, क्या मुश्किल है अगर जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वक्त भी अच्छे काम के लिए शुरू किया गया लेकिन उसमें अनोमलीज आ जाती हैं, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, उसमें ख़राब चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर आज बात ये हो रही है कि किस तरह से उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सही कर दिया जाए, किस तरह से जो मैंडेटरी वेरिफिकेशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी क्लेम्स है उसको कर लिया जाए, ये अगर चीज़ें चेंज करने की बात है तो समस्या कहाँ है? हाँ, देखिए राहुल जी, जिस तरीके से अभी आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कपिल जी को आप बता दूं, देखिए ये कहते हैं कि मुसलमानों की ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा और हिंदू भाई भी अपने जाके वहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड के नज़र में दोनों समान है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों समान है। तभी तो मुसलमान भी वहां जाके अपनी जमीन के लिए अप्लाई करता है कि ये मेरी जमीन है, या हिंदू भाई भी। और देखिए इनके सवाल का जवाब तो ये हो गया। और दूसरी बात ये, आखिर वक्फ बोर्ड की जमीन की तो बातें बहुत होती है राहुल जी, कपिल जी सुन ले, वक्फ बोर्ड की जमीन की तो बहुत बातें होती है, लेकिन कभी आश्रम की जमीनों के बारे में भी पता कर लिया जाए, मठ के पास भी पता कर लिया जाए कितनी जमीन है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है उनका जिक्र होता है। अभी आपको बता दूं कि मैं 4 राज्यों का जिक्र बता दूं, 9 लाख एकड़ जमीन है उनके पास, उसमें तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, और भी एक राज्य है जो उनके पास 9 लाख एकड़ जमीन है। हाजी जी, एक फर्क है, फर्क ये है कि वक्फ ये बोलता है ये जमीन हमारी है, मठ ये नहीं बोल सकता ये जमीन हमारी है। वक्त अगर ने कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है तो फिर ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल जो है वो फैसला कर देगा नहीं ये वक्त की है या नहीं है। तो दिक्कत वहाँ है, मठ तो नहीं जाता, मठ का कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि मठों का कोई बोर्ड हो जो कि ये कहे कि अच्छा इसकी ज़मीन हमारी है। हाँ राहुल जी, देखिए अभी आपने जो सवाल किया, देखिए बड़ा ही खूबसूरत जवाब है उसका। हम तो ये कहते हैं कि हमें शक है कि आश्रम के पास जमीनें ज्यादा हैं, मठ के पास जमीनें ज्यादा हैं, तो भाई वो होनी चाहिए ना सर्वे, तो पता तो चले देश के पास कि आखिर मठ और आश्रम के पास कितनी जमीन है। और रही बात यह कि कौन सी वक्फ बोर्ड ये कहता कि यहाँ मेरी जमीन है, वक्फ बोर्ड ने नहीं कहा, लेकिन हाँ जो राज्य सरकार में आते हैं या केंद्र सरकार में आते हैं तो वो वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है मौजूदा सरकार उसको नेतृत्व जिम्मेदारी देती है, बताती है कि हाँ जी देखिए ये जिस तरीके से दिल्ली का भी मामला था। और अभी मैंने कहा कि मैंने 4 राज्य का जिक्र करा था, 250 जो है ASI की इमारतों पे वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारी। भाई आप तो
एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही भिड़े हुए हैं। यहाँ पर भी दिल्ली में भी बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं उसको कहता है वक्फ हमारी है। तो भिड़े तो जो है वो आप सरकारी उनसे ही भिड़ गए हैं कि भाई उनका भी अपना एक्ट है, एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो अब ये अगर आप वक्त के इसको डिफेंड करेंगे तो शायद अनडिफेंसिबल है। महंत रामदूत दास, आप बात सुन रहे थे हमारे हाजी नाजिम खान साहब की, क्या आपको क्या लगता है? उन्होंने मठों पे बात की, क्या मठ, मैंने उसका एक छोटा सा जरूर काउंटर किया, लेकिन आप अपनी बात कह सकते हैं। हाजी नाजिम खान साहब मेरे सामने काफी बार बैठ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति हैं पूर्णतया। आपने बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप नेशनल मीडिया फेस कैसे करते हैं, आप कैसे डिबेट में बैठ जाते हैं। मेरे को लगता है कि जो पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं होगा, विषय पे बात करें। आप एक मिनट का नहीं राहुल जी, असल में क्या है, इनकी मानसिकता का परिचय मिल रहा है। कोई बात हाँ, इनकी नहीं, मानसिकता मैं बीच में रोक रहा हूँ। नाजिम खान साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए। आपने कहा कि मठों की जमीनों की भी जानकारी ले ली जाए, वक्त के पीछे पड़े हैं। भाई मठों की जानकारी मैं आपको देता हूं कि मठों की जो जमीनें हैं उसके भूस्वामी, जो मूर्ति वहां विराजित है ना, उसकी भूस्वामी वो है, उसका प्रबंधक कलेक्टर है, या नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष होता है, या जिला जज होता है उसका। और सारे मंदिरों पर मुस्लिम है आज संरक्षण, महाराज जी ने बता दीजिए क्या कलेक्टेड उसमें मुस्लिम है? क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर तो आप ये कहते हैं कि भाई हाँ हिंदू होना चाहिए, तो हम तो आपसे पूछे क्या जो आपने कलेक्टेड का नाम मैंने लिया आपको बहुत प्यार से सुना, मैंने आपको बहुत प्यार से सुना, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। उनसे सुन लेते हैं, उसके बाद आप बात कर लीजिए जी। यहाँ जातिगत कोई बात ही नहीं है, या धार्मिक कोई बात नहीं है कि अगर कलेक्टर हमारे यहाँ हक साहब भी रहे और कलेक्टर हमारे यहाँ जैसी क्रियावत रही, अध्यक्ष वो ही रहे। मैं स्वयं की बात करता हूं, मैं भी एक ऐसे मठ का महंत हूं जहां गवर्नमेंट की वहां मंदिर पर प्रबंधक कलेक्टर है और अंडर कंट्रोल धर्मस्व विभाग आता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मुझसे बेहतर तो इसके विषय में जानकारी आपको कोई दे नहीं पाएगा। आप शांत होकर सुन लीजिएगा। आप एक चीज बताइए कि जब मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिमों के हित के लिए किया गया और सरकार को ये चिंता थी कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उनके विकास में समस्या होगी, तो वक्फ बोर्ड एक अलग बनाया गया, तो गरीबी से 9 लाख एकड़ का सफर कैसे तय किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, आपका वक्फ बोर्ड किसी की भी प्रॉपर्टी पर, यहां तक भारत की जो लोकसभा है, भारत की जो संसद है, उस पर भी अपना अधिकार दे देता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन जी जी, मंदिरों की जो जमीनें हैं हम उनको नहीं बचा पा रहे हैं, हम गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट फेवर कर देता है तो कलेक्टर फेवर नहीं करता, भाई कलेक्टर फेवर कर देता है तो राज्य सरकार फेवर नहीं करती। हम तो पटवारी से लेके लेखपाल से लेके ऊपर तक लड़ रहे हैं और आप खुलेआम किसी की भी प्रॉपर्टी पे दावा किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना आपने इस्लाम को समझा है, आप नेशनल मीडिया पे बैठते हैं, तो कृपया हिंदू धर्म के बारे में हाजी नजीम साहब से इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं कपिल कुमार साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जाऊंगा। हाजी। हाँ देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे रामदूत जी ने एक बात कही कि पार्लियामेंट के बारे में बात कही, देखिए जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट की बात करी है, बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके पास कोई ना कोई ऐसा एविडेंस है, तभी उन्होंने कहा कि हाँ ये पार्लियामेंट की जो जगह वक्फ बोर्ड की जमीन पे। भाई ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है वक्फ बोर्ड की कि देखिए देश हित के लिए जो फैसले हो रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहे हैं। पार्लियामेंट के जो बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, ऐसा बदरुद्दीन अजमल साहब का स्टेटमेंट है। तो भाई उनके पास कोई ना कोई एविडेंस है, प्रूफ है, तभी उन्होंने इस बात को कहा। और दूसरी बात ये जो अभी आपने कहा, जो आपने मेरे पे पर्सनल अटैक करा, राहुल जी ने उस बात के लिए कहा, तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप हाजी नाजिम पे पर्सनल अटैक कर सकते हैं। हाजी नाजिम के एजुकेशन का अगर आपको पता चल जाएगा तो आप यहां पर डिबेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं पर्सनल अटैक नहीं करता, मैं मुद्दों पर बात करता हूं। मैंने मठों की जमीन के बारे में बात करा, लेकिन आपने कहा कि हमारे यहां, तो आपने कलेक्टर को वो बता दिया, आपने जमीन का जिक्र नहीं करा। लेकिन हाँ, अगर वक्फ बोर्ड की जमीन होती तो अभी आप कहते हैं हाँ देखिए वक्त के पास एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो रामदूत साहब बोल रहे थे कि संसद की जो बात उन्होंने कही, जहां तक मैं समझता हूं पूरे इस सिस्टम को वक्फ बोर्ड के, उसमें एक व्यक्ति को जो अपनी जमीन होती है वो अल्लाह को देनी होती है, यही सिस्टम है।
मेरे ख्याल से। हाँ, वक्फ का मतलब ये होता है अल्लाह को दान करना। को देनी होती है। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि संसद किसी को दे दी गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि संसद उठा के किसी ने कहा कि अच्छा हम ये जो है अल्लाह के नाम करते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो उनका जवाब बड़ा, मतलब उनका सवाल बड़ा वो था, पुख्ता था। खैर, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी के पास जाऊंगा। देखिए, जब वक्फ बोर्ड ये कहता है कि हमारा जो बोर्ड है उसमें जो हमारे धर्म के लोग होने चाहिए, मुस्लिम लोग होने चाहिए, तो क्या गलत है? अगर मैं जो है श्राइन बोर्ड की बात करूं, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, तो उसमें ये है ना कि जो भी लोग होंगे वो हिंदू होंगे। अगर गवर्नर जो हैं वो मुस्लिम हो जाते हैं तो भी वो खुद नहीं आएंगे, वो नॉमिनेट करेंगे। है, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर संविधान हमारा धार्मिक उस पर चलता है, प्रावधानों के ऊपर, सम्मान को लेकर के, तो वक्फ बोर्ड अगर मुसलमानों का है तो उसमें मुसलमान होने चाहिए, कोई और धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूँगा, जैसे आपने वैष्णो देवी बोर्ड का उदाहरण दिया, फिर ज़रा तमिलनाडु और केरला को भी देख लीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि फिर काउंटर रिएक्शन और रिएक्शन होता है। तमिलनाडु के मंदिरों का बोर्ड जो बना हुआ है उसमें कौन है? जो मंदिरों का चढ़ावा आता है वो कहाँ जाता है? केरला के अंदर अगर आप देखेंगे कि इन व्यवस्थापकों ने जो सरकार के बने हुए थे, किस किस तरीके से वहाँ से गुरुकुल तक को ख़त्म कर दिया, वेदशाला तक को ख़त्म कर दिया और कर करके रेस्टोरेंट खोल दिए और क्या कर दिए, ये सब चीज़ें सबूत के तौर पर मौजूद है। तो मेरा ये मानना है कि अगर धर्म की बात है तो अब मैं इम्तियाज़ साहब से एक बात कहना चाहूँगा। मैं, देखिए इम्तियाज़ साहब, मैंने हिंदू और मुस्लिम बात नहीं उठाई थी, मैंने सिर्फ तारीफ करते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड जिन मिशन को लेके बना था उसका मैं समर्थन करता हूं, और अगर उस मिशन से वक्फ बोर्ड हट गया है, कुछ लोगों ने उसका सियासी इस्तेमाल किया है या उसके पैसे का गलत इस्तेमाल किया है, तो ये मुझसे ज़्यादा मेरा तो हक नहीं बनता, ये आपका ज़्यादा फर्ज बन जाए कि वक्फ के कानून के अंदर कुछ ऐसे संबंध चीज़ें लाई जाएं जिससे वक्फ बोर्ड का जो पैसा जो आम मुसलमान के लिए बना हुआ है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन आपने उसको मठों का सवाल उठा करके एकदम फिर हिंदू मुस्लिम बना दिया। मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया था, आपने, आप बजाय इसके कि आप ये मान के उस पर डिबेट में आगे चले कि हाँ भाई वक्फ बोर्ड में भी देखिए, अगर कोई हर चीज जो है दुनिया के अंदर कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है। मैं हाजी नाजिम साहब से वही बात करना चाह रहा था कि ऐसा तो है नहीं कि सरकार पहली बार जो है वक्फ बोर्ड के बारे में कोई फैसला कर रही है। पहले भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो वक्फ बोर्ड का देख रेख करती है, उनके पास अधिकार है उन सब चीज़ों को लेकर। तो ऐसा क्या हो जाएगा अगर सरकार एक बार फिर उसमें बदलाव करना चाहती है? हाँ राहुल जी, देखिए, जब वक्फ बोर्ड के जो संशोधन की बात होती है, बदलाव की बात होती है, तो जाहिर सी बात है जब ये सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनमें हनन होता है, तो जाहिर सी बात है जो आज चल रहा है कि भी मस्जिद के सर्वे हो रहे हैं, तो फिर तो कल को ये कह दिया जाएगा हाँ जी कहाँ से ये मस्जिद आ गई, इसके पेपर दिखाइए। तो भाई ये सब चीज है जो देश के अंदर एक माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है। आप हमारे इबादत गाहों के कागज मांगेंगे, आप हमारे कब्रिस्तान के कागज मांगेंगे, आप हमारे खानेखा के कागज मांगेंगे, मदरसों के कागज मांगेंगे, कहां तक हम आपको कागज दिखाएं? भाई हम लोगों ने तो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियां दी है हमारे बुजुर्गों ने, अब हम कहां से आपको हर चीज का सर्टिफिकेट दें कि हाँ हम लोगों के बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे चूमे थे हंसते हंसते। अब हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी देशभक्ति पूरी दुनिया के अंदर डंके के चोट पर है। और जिस तरीके से बार बार वक्फ बोर्ड की बात आती है, तो देखिए वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो मुसलमानों के हित के लिए बनाई गई है, लेकिन जिस तरीके से अभी बात हमारे कपिल साहब ने कही है कि वहां पे हॉस्पिटल होने चाहिए, फिर भाई भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी सुन लीजिए, भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं तो गलत साइड पे चला जाएगा नाजिम साहब। उसमें जो थॉट था वक्फ बोर्ड का वो तो यही था ना कि उस जमीनों के इस्तेमाल जो है वो उन लोगों के लिए किया जाए जिनको दिक्कतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कोई और देखने वाला, यही सब थॉट था ना। अब आप दूसरा थॉट ला रहे हैं कि मतलब क्या वक्फ बोर्ड जो है वो ज़मीनों पे कब्जे करने के लिए। तो खैर मैं जो है महंत रामदूत दास साहब के पास जाऊंगा, लास्ट कमेंट आपका लेंगे, उसके बाद मैं ये जो डिबेट है इसे वाइंड अप करूँगा। राहुल जी, मैं दो प्रश्न हाजी नाजिम खान साहब ने किए, मैं उन दोनों का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आपने अपनी ज़मीन की बात नहीं की। नाजिम खान साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जितने भी मठ हैं
वो रियासतों के आधार पे बने थे और जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो रियासतों के आधार पे है। मेरा मठ सिंधिया रियासत के आधार पे था। 1857 ईस्वी का स्टाम्प मेरे पास अभी अवेलेबल है। कब कितनी जमीन मेरे मंदिर पे लगाई गई थी वो भी अवेलेबल है मेरे पास। आप चाहें तो मैं पब्लिश भी कर सकता हूं ऑन मीडिया और आपको भी दे सकता हूं। और 47 के संशोधन में भी ये जाहिर था कि जो प्रॉपर्टियां 47 के पहले दान कर दी गई उस पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होगा, लेकिन आज भी हम गवर्नमेंट के अधीन है और उसे स्वीकार किया और लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरी आपकी बात, आपने कहा कि कहां तक हम कागज देंगे अपनी मतलब मस्जिदों के अपने उनके, तो अगर प्रश्न उठेगा आपको तो रामदूत साहब थोड़ा जल्दी करिएगा, मेरे को एक लास्ट कमेंट कपिल कुमार से जी, अगर प्रश्न उठेगा तो कागजात तो आपको दिखाने पड़ेंगे। हमारे पास है, पूरे भारत के मठों के पास है। तो अगर आपकी प्रोफेसर कपिल कुमार, हमारे पास सारे कागजात हैं, हमारे पास सारे दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट प्रोफेसर कपिल कुमार। देखिए, इम्तियाज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। मुझसे ज़्यादा ये कौन जानता है। कपिल साहब, मेरा नाम नाजिम खान है। सॉरी नाजिम साहब, माफ़ कीजिए। मेरे से ज़्यादा ये कौन जानता है कि जब मैं बात करता हूँ अजीमुल्लाह से लेके और अशफाकुल्लाह तक से और मकबूल शेरवानी तक की, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स था वो 47 के बाद कहाँ चला गया। मुझे एक मदरसा बता दीजिए जिनमें इन नामों के बारे में बताया तक जाता हो, जबकि जिन्ना लियाकत अली सबकी ज़बान पे रहते हैं। दूसरी बात, आपको एक अंतर करना होगा। आप जहाँ लड़े थे देश की आज़ादी के लिए, तो वहां जिन्ना के साथ भी एक बहुत बड़ा तबका था जो पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ा था और कौम के नाम पे लड़ा था कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान चाहिए। इसलिए अंतर आ जाता है इस बात के अंदर। कपिल साहब, आपकी बात का काउंटर करता हूं। क्या काउंटर है? ऐतिहासिक तथ्य मैंने दिया है। उसके बाद देखिए, अभी आपने जिन्ना की बात कही तो मैं कहता हूं कि मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क को चुना और हंसते हंसते इस मुल्क के चुना क्योंकि ये गांधी जी का देश भाई, है। मैं कब मना कर रहा हूं? सुन लीजिए सर, और जो जिन्ना के जाने वाले उन लोगों को हमने बिल्कुल त्याग दिया। हम नहीं मानते कि उनको कि वो भारतीय हैं। भारत में रहने वाला मेरा हर समय खत्म हो गया। मैं आपकी बात जरूर सुनना चाहता था। कपिल कुमार साहब, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा इस डिबेट को। मैंने आप सबकी बातें सुनी, मैं माफी चाहूंगा, आप दोनों और भी बात करना चाहते थे लेकिन समय की कमी के कारण हम ये नहीं कर पाएंगे। तो इस डिबेट में हमने बात की जो वक्फ बोर्ड है उसकी समस्याओं को लेकर, हमने बात की पार्लियामेंट में, संसद में जो कुछ चल रहा है, चाहे वो अडानी को लेकर हो या फिर सोरस